बहुत पुराने समय की बात है। सूर्यनगर नाम के राज्य में राजा देवदत्त का राज था। राजा देवदत्त बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा था। राजा देवदत्त का एक ही बेटा था, राजकुमार अभय, जो कि बहुत ही समझदार, नेक और हर काम में माहिर था। परंतु वह बहुत ही जिद्दी स्वभाव का था। एक दिन राजकुमार अभय शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी उसके पीछे रह गए थे। राजकुमार अभय घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया। उसे बहुत ही प्यास लगने लगी। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि यह एक धोबियों की बस्ती थी, जहां पर हर जगह कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार अभय की नजर एक घर की छत पर पड़ी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार अभय उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी काले बालों के बीच में चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की की नजर भी राजकुमार अभय पर पड़ी और वह तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर आई। राजकुमार जैसे होश में आया, उतने में उसके साथी और नौकर भी वहां पर आ पहुंचे थे। राजकुमार अभय को मजबूरन महल वापस जाना पड़ा। राजकुमार अभय की आंखों के आगे से वो सुंदर लड़की का चेहरा हट ही नहीं रहा था। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वह एक धोबी का घर था और वह लड़की धोबी की बेटी थी। राजकुमार अभय जिद और गुस्से से बिस्तर पर आकर पड़ गया कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा, वरना अपनी जान दे देगा। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। राजा देवदत्त को जब यह बात पता चली तो वह सोच में पड़ गया। वह राजकुमार अभय को जानता था कि वह कितना जिद्दी है। राजा देवदत्त ने अपने सबसे काबिल मंत्री को बुलाकर सलाह ली। मंत्री बहुत ही अक्लमंद, वफादार और अनुभवी आदमी था। मंत्री ने कहा, महाराज, राजकुमार को रोकना ठीक नहीं है। आप राजकुमार को मनमानी करने दीजिए। यह जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो उनकी दिमाग ठिकाने आ जाएगा और फिर आप शौक से किसी राजकुमारी से उनका विवाह करवा देना। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, वह भी एक कोने में कहीं पड़ी रहेगी। राजा देवदत्त को यह बात समझ में आ गई। उसने राजकुमार अभय को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें इस बात की आज्ञा देता हूं कि तुम उस लड़की से विवाह कर लो। राजा देवदत्त ने धोबी और उसकी पत्नी को बुलवाया। वे डरते कांपते हुए राज दरबार में उपस्थित हुए। वे सोच रहे थे ना जाने क्या गलती हो गई जो राजकुमार ने उन्हें बुलाया है। जब वह राजकुमार अभय के सामने आए तो राजकुमार ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तुरंत तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से फूले नहीं समाएंगे और राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे कि उन्हें इतना सम्मान दिया गया। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बजाय वह दोनों सोच में पड़ गए और फिर बोले, राजकुमार जी, यह तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा विचार किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर आपको जवाब देंगे। राजकुमार अभय ने जब यह सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया कि एक तो वह धोबी को इतना सम्मान दे रहा है, इस गरीब की बेटी से शादी कर रहा है, और यह उसके राज्य का मामूली सा धोबी होकर कहता है कि बेटी से पूछकर बताएगा। लेकिन यह तो उसके दिल का मामला था। उसे लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए उसने धोबी की बात को बर्दाश्त कर लिया। उसने धोबी से साफ कह दिया कि मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर तुम्हें तुम्हारे पूरे खानदान के साथ कारागार में डलवा दूंगा। वे बेचारे दोनों पति पत्नी जैसे तैसे डरते कांपते हुए अपने घर वापस आ गए।
घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी वेदिका से कहा, बेटी, राजकुमार अभय तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अगर तुमने मना कर दिया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। वेदिका ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन राजकुमार से कहिए कि मेरी 4 शर्तें हैं। खुद आकर यहां पर सुन ले। अगले दिन धोबी फिर से राजकुमार अभय के महल में गया और अपनी बेटी वेदिका का संदेशा उन तक पहुंचा दिया। धोबी को डर था कि कहीं राजकुमार गुस्से में आकर उसका सिर धड़ से अलग न कर दे। राजकुमार अभय क्रोधित हो उठा। धोबी की बेटी, और इतनी हिम्मत कि राजकुमार के सामने शर्तें रखे। राजकुमार अभय का मन किया कि धोबी का सिर काट दे, लेकिन फिर उसे अपना प्रेम याद आ गया। दूसरा, उसके दिल में यह जिज्ञासा हुई कि देखें धोबी की लड़की क्या क्या शर्तें रखती है। राजकुमार अभय उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर जा पहुंचा। 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी और उसकी पत्नी रहते थे। ऊपर के कमरे में वेदिका रहती थी। राजकुमार अभय जब वहां पर पहुंचा तो लड़की नीचे के कमरे में ही थी। उसने अपने आगे एक पर्दा डाल रखा था और वह पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। फिर वेदिका ने राजकुमार अभय से कहा, मेरी 4 शर्तें हैं। अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं। पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं बिताऊंगी। सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी। राजकुमार अभय ने सोचा, यह क्या बात हुई? यह कैसी अजीब शर्त है? लेकिन फिर ख्याल आया कि यह सब कहने की बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो महल को छोड़कर वापस झोपड़ी में कौन आता है? राजकुमार अभय ने कहा, मुझे मंजूर है। तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। वेदिका ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे छूने की या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। यह सुनकर तो राजकुमार अभय को हंसी आ गई। शादी है या कोई मजाक? उसने सोचा, एक बार शादी हो जाए, बाद में देखा जाएगा। फिर उसने बोला, चलो, यह भी मंजूर है। वेदिका ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार अभय ने सोचा, यह तो बिल्कुल बकवास है। जब दिन भर वहां पर रहेगी तो यह कैसे हो सकता है? ना कुछ खाए और ना पिए। उसने जवाब दिया, मुझे यह भी मंजूर है। वेदिका फिर बोली, मेरी चौथी शर्त यह है कि अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार अभय ने सोचा, यह तो बहुत ही अजीब लड़की है, कैसी बदतमीज है। एक बार शादी हो जाए, सारी शर्त धरी की धरी रह जाएगी। फिर राजकुमार अभय बोला, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। वेदिका ने कहा, अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो फिर बारात लेकर आ जाइए। वेदिका नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके पिता किसी मुसीबत में आ जाएं। फिर राजकुमार अभय अपने 2-4 दोस्तों के साथ बारात लेकर गया और बड़े ही सादे तरीके से फेरे पड़वाकर दुल्हन को महल में लेकर आ गया। वेदिका ने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल कर रखा था, जिसमें उसका चेहरा भी पूरी तरह से छुप गया था। पता नहीं चल रहा था कि वह महल में नई बहू आई है। राजा देवदत्त और उनकी पत्नी तो वैसे भी इस शादी में शामिल नहीं हुए थे। बस एक राजकुमार अभय की खास दासी थी जो वहीं पर हाथ बांधे खड़ी थी और जो भी आदेश होता उसे पूरा कर देती। शाम हुई तो दासी ने आकर बताया कि घोड़ा गाड़ी तैयार है। वेदिका उठी और सीधी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह उन्हीं कपड़ों में इसी तरह से लिपटी हुई आई और कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर ना कुछ खाया, ना पिया, ना हिली डुली, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और शाम को वापस गाड़ी में बैठकर चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने बीत गए।
उसकी रोज की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया। राजकुमार अभय ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर उसने अपनी नींद चैन खोई थी, अब वह उसे चेहरे की एक झलक देखने के लिए भी तरस गया था। राज दरबार में लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। राजा देवदत्त और उनकी पत्नी सब परेशान हो गए। एक दिन राजकुमार अभय ने धोबी को बुलाया और कहा, तुम अपनी बेटी को कुछ समझाते क्यों नहीं? अब वह इस राजमहल की रानी बन चुकी है, उसे महल में रहना चाहिए। इस तरह से रोज रात को चले जाना अच्छा तो नहीं लगता। लोग बातें बनाते हैं। धोबी हाथ जोड़कर बोला, राजकुमार जी, सच बात तो यह है कि वह हमारी बेटी है ही नहीं। वह एक दिन हमारे घर पर आई थी और बोली कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरी पत्नी को उसकी भोली सूरत भा गई और हमने उसे अपने घर में रख लिया। हमसे उसने कभी कोई वास्ता नहीं रखा। क्या खाती पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। कभी कभी मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती थी। उसे माँ कहती है। वह बेचारी इसी में खुश रहती है। उसने हमें कसम दे रखी थी तो हम चुप रह गए। जैसा उसने कहा हमने वैसा ही किया। राजकुमार जी, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है। आप हमारी जान बख्श दे। इतना कहकर धोबी वहां से चला गया। अब राजकुमार अभय एक अजीब सी सोच में पड़ गया। क्या करे, क्या ना करे। उसका मन हर तरफ से उचट चुका था। आखिरकार एक दिन वह बिना किसी को बताए महल से निकल पड़ा। बस अपनी विश्वास पात्र दासी को बताया कि वह जा रहा है, पता नहीं कहाँ, पर पता नहीं कब वापस आएगा। अगर मेरे पिताजी या मेरे बारे में कोई दूसरा पूछे तो कह देना कि मैं यात्रा पर गया हूँ, ठीक है? दासी का दिल राजकुमार की हालत देखकर बहुत ही दुखी था। उसने भी सोचा, चलो अच्छा है, कुछ दिनों के लिए राजकुमार को इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। राजकुमार का दिल इस दुनिया से उचट चुका था। वह हिमालय पर्वत की तरफ निकल गया। महीनों तक इधर उधर भटकता रहा। एक रात को वह बर्फ से ढकी हुई एक पहाड़ी पर पहुंचा। रात गुजारने के लिए वह कोई गुफा तलाश रहा था कि अचानक उसे एक गुफा में कुछ रोशनी दिखाई दी। डरते डरते वह गुफा के अंदर गया तो देखा कि वहां पर एक वृद्ध साधु अपने ध्यान में बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी, दाढ़ी और सिर के बाल बड़े हुए थे। उस सन्यासी को देखकर राजकुमार अभय के दिल को बड़ा ही सुकून मिला। वह वहीं पर उनके कदमों के पास बैठ गया। लेकिन सन्यासी ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने समाधि लगा रखी थी। उन्हें कुछ भी खबर नहीं थी। वह तो पूरी तरह से ईश्वर के ध्यान में डूबे हुए थे। अब राजकुमार अभय वहीं पर रहने लगा। रोज सुबह वह झरने से पानी लाता, गुफा की सफाई करता, नीचे घाटी में जाकर फल फूल लेकर आता, उन्हीं से अपना पेट भर लेता। एक महीना इसी तरह से उस गुफा में बीत गया। ठीक एक महीने के बाद साधु महाराज ने आंखें खोली तो राजकुमार को अपने सामने बैठा हुआ पाया। राजकुमार ने उन्हें पानी पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए, उनके हाथ पांव दबाए। साधु महाराज बोले, पुत्र, तू राजकुमार है, इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम? राजकुमार अभय यह सुनकर बोला, बाबा, आप जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूं, तो फिर यह भी जानते होंगे कि मैं क्यों मारा मारा फिर रहा हूं। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान हो गए हैं, परंतु मेरा वापस जाने का मन नहीं चाहता। साधु महाराज ने कहा, योगियों से कुछ भी छुपा नहीं है। तूने बड़ी गलती कर दी जो उस लड़की से शादी कर ली, परंतु तूने मेरी इतने दिनों तक सेवा की है तो मैं तुझे खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा।
यह ले भस्म, अपने साथ ले जा। इसको अपने माथे पर लगाते ही तो सबको देख सकेगा, लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। जा, अब तो घर जा और इसे अपने माथे पर लगाकर उस लड़की के साथ ही चले जाना। तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि वह कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। राजकुमार अभय ने साधु बाबा की दी हुई भस्म को अपने पास संभाल कर रख लिया और उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर वापस महल की ओर चल दिया। कई दिनों का सफर तय करने के बाद जब वह वापस महल में पहुंचा तो उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, पाँव में छाले पड़ चुके थे और राजकुमार बहुत ही दुबला पतला हो गया था। कमरे में वेदिका उसी तरह से कुर्सी पर बैठी हुई थी। दासी राजकुमार को देखकर बहुत ही खुश हुई। कहने लगी, राजकुमार जी, आप कहाँ चले गए थे और यह आपने अपना क्या हाल बना रखा है? महाराज और महारानी भी लगातार आपके बारे में ही पूछते रहते हैं। मैं तो यही कह देती थी कि आप यात्रा पर गए हैं और बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन आज राजकुमार अभय बहुत ही खुश था। उसने स्नान किया, बाल कटवाए और पेट भर के भोजन। उसने दासी से पूछा, क्या यह वेदिका मेरे पीछे भी इसी तरह से रोज आती थी? दासी ने बताया कि उसके नियम में कोई फर्क नहीं आया था, वह रोज उसी तरह से आती थी। राजकुमार अभय बोला, ठीक है, मैं बहुत थका हुआ हूं, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब वेदिका अपने घर जाने लगी तो मुझे जगा देना। शाम को जब वेदिका के जाने का समय हुआ तो दासी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने झट से अपने माथे पर साधु महाराज की दी हुई भस्म को लगाया और वेदिका के साथ चल दिया, क्योंकि भस्म को लगाते ही राजकुमार अभय अदृश्य हो चुका था। फिर अगली सुबह राजकुमार वापस आया और दासी से बोला, आज मैं अपने कमरे में सोऊंगा। जब वेदिका आकर बैठ जाए तो मुझे आकर जगा देना और मुझसे पूछना कि दिन चढ़ गया है, मैं उठता क्यों नहीं। मैं जो ना भी बताना चाहूं उसे जिद करके पूछना। दासी समझदार थी, वह समझ गई कि राजकुमार अभय का क्या मतलब है। जब वेदिका आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो दासी ने जाकर राजकुमार अभय को जगाना शुरू किया। राजकुमार अभय पहले तो जागा नहीं और जब जागा तो दासी को डांटने लगा, क्या मुसीबत आ गई है, मुझे क्यों जगा दिया? मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, मेरा सपना तोड़ दिया तुमने। दासी ने पूछा, राजकुमार जी, बताइए तो सही, आपने क्या सपना देखा? पहले तो राजकुमार उसे टालता रहा और फिर बोला, अच्छा, अब तो इतनी जिद कर रही है तो मैं तुझे बता देता हूँ। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब वेदिका उठकर यहाँ से गई तो मैं भी इसके साथ साथ चला गया। जब यह घोड़ा गाड़ी में बैठी तो मैं भी इसके साथ बैठ गया। अरे सचमुच थोड़ी गया था, मैं तो सपने में यह सब देख रहा था। दासी ने पूछा, अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? राजकुमार अभय बोला, फिर क्या, मैं जोर जोर से घोड़ा गाड़ी में हिल रहा था और यह वेदिका गाड़ीवान को डांट रही थी कि आज यह गाड़ी कैसे चला रहा है। बेचारा गाड़ीवान बोला, राजकुमारी जी, मैं तो रोज ऐसे ही चलाता हूँ। फिर जैसे तैसे धोबी का घर आया। वेदिका धोबी धोबन के पास तो नहीं गई, सीधे ऊपर चढ़ गई। मैं इसके साथ इसके कमरे में आ गया। क्या सजा हुआ कमरा था, लगता ही नहीं था कि किसी धोबी का घर है। सोने चांदी के कालीन, सोने चांदी की कुर्सी, राजमहल से भी ज्यादा खूबसूरती से वह कमरा सजा हुआ था। मैं भी कुर्सी पर बैठ गया। तभी राजकुमार की दासी ने पूछा, आप इनके कमरे में वहां पर बैठकर आपने कैसी बातें की? राजकुमार बोला, अरे सच में थोड़ी ना गया था, यह तो सब कुछ सपना था।
दासी फिर से पूछने लगी, अच्छा बताइए, फिर क्या हुआ आपके सपने में? राजकुमार अभय बोला, होना क्या था, इस धोबी की लड़की ने यह जो साड़ी साल भर से पहन रखी है ना, इसे ऐसे उतार कर फेंका जैसे किसी भिखारी की साड़ी हो, और फिर अपनी नौकरानी को देने लगी। और फिर यह स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद इसने अपनी दासी को फिर से बुलाया और कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, वहां पर सारा दिन भूखा प्यासा बैठना पड़ता है, जल्दी से खाना लेकर आओ। इसकी नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ हाथ करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाली उतरी जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया के सबसे मजेदार पकवान रखे हुए थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा सा खाना निकाल लिया और बाकी की थाली इसके सामने रख दी। मैंने सोचा, लाओ आज मैं भी इसके साथ खाना खा के देख तो लूं। कितने दिनों से जंगल में घूमते घूमते अच्छा खाना नहीं मिला था। ऐसा मजेदार खाना खा कि क्या बताऊं। एक निवाला यह खाती और चार निवाले मैं खा जाता। इसका पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म हो गया। इसने नौकरानी को डांट लगाई कि दासी, क्या बात है, आज तुम यह क्या कर रही हो, मेरे लिए इतना कम खाना ले आई हो, मैं तो भूखी रह गई। नौकरानी बेचारी हैरान थी और बोली, राजकुमारी जी, मैंने तो आपके लिए उतना ही खाना निकाला था जितना रोज निकालती हूँ। लीजिए, आप मेरे हिस्से का खाना भी खा लीजिए। और इस तरह से यह बेचारी भूखी ही रह गई। लेकिन मन ही मन यह हैरान थी कि यह सारा क्या मामला है। और फिर आसमान से इसके लिए कपड़े आए। इसने कपड़े बदले। नौकरानी ने इसका श्रृंगार किया। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि यह क्या लग रही थी। यह धोबी की लड़की जो इस गंदी सी मैली साड़ी में आकर बैठ जाती है, यह सच संवर कर छत पर गई और खड़ी हो गई। रात होने के करीब आसमान से एक उड़ने वाला सिंहासन उतरा और यह उस पर बैठ गई। मैंने सोचा, यह क्या जादू है, और मैं भी उस सिंहासन का एक पाया पकड़कर लटक गया। यह कहकर राजकुमार अभय रुक गया तो धोबी की लड़की वेदिका ने थोड़ा सा मुंह उनकी तरफ फेर लिया। राजकुमार की दासी ने फिर पूछा, राजकुमार जी, फिर क्या हुआ? राजकुमार बोला, बस मेरा सपना खत्म हो गया। दासी जिद करने लगी, राजकुमार जी सुनाइए ना, ऐसा अधूरा सपना थोड़े हो सकता है, बताइए फिर क्या हुआ? राजकुमार अभय पहले तो टाल मटोल करता रहा और फिर बोला, वो सिंहासन ऊपर ही उड़ता रहा, उड़ता रहा। चांद सितारों से भी ऊपर उड़ते उड़ते वह परियों की दुनिया में पहुंच गया। वहां पर परियों की राजा का दरबार लगा हुआ था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत परियां बैठी हुई थी। जब यह वहां पहुंची तो सबने उठकर इसे झुककर प्रणाम किया, जैसे कि यह राजकुमारी हो। यह धोबी की लड़की वहां पर परियों की रानी है। एक एक करके कई परियां आई और अपना नाच दिखाने लगी। सबसे आखिर में इसके नाचने की बारी आई। यह नाचने के लिए खड़ी हुई तो मैंने सोचा, अगर इसके नाच पर आज मैंने थाप नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबला वादक से कहा, लाओ भैया, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं तबला बजा देता हूँ। तबला बजाने वाले बेचारे को कोई नजर तो नहीं आया, लेकिन वह सचमुच थक गया था। तबला छोड़कर वह बैठ गया। मैंने तबला बजाया और मेरी थाप पर यह ऐसा नाची कि समा बंध गया। परियों के राजा ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दे दिया। इसने झुककर वो रुमाल लिया और सबको दिखाया और तबला बजाने वाले की तरफ फेंक दिया। मैंने जल्दी से वह रुमाल अपनी जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार अभय रुक गया। वेदिका अब पूरी तरह से घूम चुकी थी। राजकुमार की दासी बोली, राजकुमार जी, हमें भी तो दिखाएं वो कैसा रुमाल है। राजकुमार अभय बोला, अरे वह तो एक सपना था,
भला सपने की चीज कोई भी दिखा सकता है क्या? लेकिन दासी ने जबरदस्ती राजकुमार की जेब में हाथ डालकर एक रेशमी रुमाल निकाला और बोली, कहीं यह रुमाल तो नहीं? राजकुमार बनावटी गुस्सा करते हुए बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती ही नहीं। हाँ, यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहाँ से आ गया। वेदिका का दुपट्टा अब कुछ नीचे सरक चुका था और वह पूरी तरह से उनकी तरफ मुड़ चुकी थी। दासी ने फिर से कहा, सुनाइए राजकुमार जी, आगे फिर क्या हुआ? राजकुमार अभय कहने लगा, परियों की राजा ने दोबारा से नाच देखने की फरमाइश की। मैंने ढोलक संभाली और जितना अच्छा मैंने ढोलक बजाया उतना ही अच्छा यह नाचती रही। परियों की राजा ने खुश होकर इसे अपनी अंगूठी इनाम में दे दी। इसने झुककर उनके पांव छुए, सभी को वह अंगूठी दिखाई और फिर तबला बजाने वाले के पास रख दी। वह तबला बजाने वाला यानी कि मैंने भी वह अंगूठी उठाकर अपनी जेब में रख ली। राजकुमार की दासी एक बार फिर से जिद करने लगी, राजकुमार जी दिखाइए ना, वह अंगूठी कैसी थी? राजकुमार अभय बोला, अरे बेवकूफ दासी, अब एक चीज सही हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि सारी बातें सच निकलेंगी। दासी ने राजकुमार की जेब से वह अंगूठी निकाली और बोली, क्या यह वही अंगूठी है? राजकुमार बोला, अरे हाँ, यह तो वही थी, लेकिन मेरी जेब में कहाँ से आ गई? दासी ने इशारा किया। वेदिका का घूंघट अब पूरी तरह से उठ चुका था, लेकिन राजकुमार अभय और दासी ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्होंने उसे देखा ही नहीं। दासी ने आगे पूछा, राजकुमार जी फिर क्या हुआ? राजकुमार अभय बोला, मैंने भी ऐसा तबला बजाया कि जान लगा दी और फिर यह ऐसा नाची कि जिसका जवाब नहीं। नाच खत्म हुआ तो परियों का राजा खड़ा हो गया और फिर सभी लोग वहां से उठ गए। यह भी भागकर उड़न खटोले में बैठ गई। जल्दी जल्दी यह अपना इनाम तबला बजाने वाले से लेना ही भूल गई। इसने सोचा होगा कि कल ले लेगी। इसे क्या पता था कि वह सब कुछ मेरे पास है। इसका सिंहासन उड़ा और मैं सिंहासन का पाया पकड़कर उसके नीचे लटकता हुआ धरती पर इसके साथ आ गया। बस मेरा सपना यहीं तक था कि तूने आकर जगा दिया। दासी कहने लगी, राजकुमार जी, आपका सपना तो सचमुच बहुत ही अद्भुत था। अब तो वेदिका कुर्सी से उठकर राजकुमार अभय के पास आ गई और बोली, राजकुमार जी, अब तो आप जान ही चुके हैं कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूँ, मैं परियों की दुनिया की एक परी हूँ। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। परियों की दुनिया में मुझसे अच्छा नाचने वाली कोई और परी नहीं थी। परियों का राजा मेरा नाच देखकर ही दरबार किया करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी और सिर में बहुत ही दर्द था। मुझे दरबार में बुलवाया गया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन परियों के राजा को मेरे बिना चैन कहाँ था। उसने दोबारा से बुलावा भेजा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया कि जाकर राजा से कह दो कि उनके मन में दया नाम की कोई चीज भी है या नहीं। यहाँ पर मैं दर्द से तड़प रही हूँ और उन्हें नाच देखने की पड़ी है। संदेश लाने वाले ने यह बात जाकर परियों की राजा से कह दी। राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने तुरंत मुझे बुलवाया। मैं डरती कांपती हुई वहां पर पहुंची तो परियों का राजा बोला, तेरे बहुत नखरे हो गए हैं, तुझे अपने आप पर बहुत घमंड है। जा, मैं तुझे यह सजा देता हूँ कि तुझे साल भर धरती पर एक लड़की बनकर रहना होगा और अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी। अगर किसी को पता चल गया कि तू एक परी है या फिर किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो तू कभी परियों की दुनिया में वापस नहीं आ सकेगी। मैं उसके सामने बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। तब राजा ने कहा कि मैं अपने कहे हुए वचन वापस तो नहीं ले सकता। हाँ, इतना जरूर है, तेरे लिए रोज रात को एक उड़ने वाला सिंहासन भेजूंगा जो तुझे परियों की दुनिया में लेकर आएगा।
लेकिन तुझे साल भर धरती पर ही रहना पड़ेगा। मेरे पंख नोच लिए गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी एक दासी को भी धरती पर आना पड़ा। मैंने अपने लिए धोबी का घर पसंद किया और धोबी की बेटी बनकर रहने लगी, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। लेकिन मेरी किस्मत में आपकी सेवा करना लिखा था। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था। मेरे पंख मुझे वापस मिल जाते और मैं परियों की दुनिया में वापस चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी पता ना चलती और आप यही समझती कि मैंने आपसे बेवफाई की और यहाँ से भाग गई। लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। आपको सब कुछ मालूम पड़ गया। अब तो आप ही मेरे मालिक हैं और मैं आपकी दासी हूँ। राजकुमार अभय ने उस वेदिका की तरफ हैरानी से देखा और कहा, तुम मेरी दासी नहीं बल्कि मेरी दिल की रानी हो। राजकुमार अभय उसे दुल्हन बनाकर अपने माता पिता के पास ले गया और उन्हें सारी कहानी बताई। राजकुमार के पिता को जब यह बात पता चला कि उनकी बहू धोबी की बेटी नहीं बल्कि परी लोक की एक परी है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने एक बार फिर से अपने बेटे राजकुमार अभय की शादी वेदिका से बड़ी धूमधाम से करवाई और खूब खुशियां मनाई। इसके बाद वे सभी एक साथ खुशहाल परिवार की तरह अपना जीवन बिताने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।